सुप्रभात, नमस्कार। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन मंच से आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप लोग जब मेरे साथ भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा पिछली 2 कक्षाओं से मैंने आपको क्रमबद्ध रूप से भारतीय कृषि के संबंध में आपसे विचार साझा किया है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भारतीय कृषि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। फिर दूसरी कक्षा में मैंने बताया आपको कि वर्तमान समय में भारतीय कृषि से संबंधित क्या-क्या परिस्थितियां उपलब्ध है हमारे देश में, और उससे संबंधित कई आंकड़े मैंने आपसे साझा किए थे। आज हम लोग पढ़ लेंगे भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां, यानी चैलेंजेस जो इंडियन एग्रीकल्चर के सामने है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक के बाद एक कई चुनौतियां अपने आप उभरती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए चाहे भूगोल विषय के अंतर्गत हो या कई बार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें कई बिंदु अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि ये भारतीय कृषि के कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि के समक्ष संरचनात्मक और संस्थागत चुनौतियां हैं। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसको भी उपविभाजित करके बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। तो मैंने पहले क्या बताया कि संरचनात्मक और संस्थागत चुनौतियां हैं। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक और पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, कुछ आर्थिक चुनौतियां हैं, और इसके अलावा अगर देखें तो कुछ ऐसी अवसंरचनात्मक समस्याएं भी हैं जो भारतीय कृषि को निरंतर चुनौतियों से जूझने के लिए मजबूर किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया कि भारतीय कृषि के समक्ष अभी कई चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आप इसमें संरचनात्मक और संस्थागत चुनौतियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि की जो भूमि है या भारतीय जो कृषि योग्य भूमि है, इसका या इसमें कह लीजिएगा जोत का आकार काफी छोटा होता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय सामाजिक परंपरा के अनुसार भूमि भी हमारी संपत्ति का अभिन्न अंग होता है, और एक व्यक्ति के जितने भी बच्चे होते हैं आगे चल करके पैतृक संपत्ति के विभाजन के रूप में उस भूमि का भी है ना विभाजन और उपविभाजन होता आया है। और यही कारण है कि हमारे देश में जो कृषि भूमि है उसके जोत का आकार इतना छोटा से छोटा होता चला गया है कि उस पर बड़े पैमाने पर न तो खेती की जा सकती है, न बड़े कृषि यंत्रों को उस पर संचालित किया जा सकता है। और तो और कृषि भूमि के जोत का आकार भी निरंतर छोटा होता चला गया। कहा जाता है कि भारत में औसतन एक किसान के पास 1.08 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध है। यह आंकड़ा जरूर ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, नंबर दूसरा, हमारे देश में खास करके कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, वो भारतीय कृषि क्षेत्र में विद्यमान है। ये क्या होता है भाई, ये गरीबी का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें मान लीजिए आपके परिवार में 10 एकड़ जमीन है और उस 10 एकड़ जमीन पर खेती करने के लिए 3 या 4 लोग ही पर्याप्त है, लेकिन आपके परिवार में
8 ऐसे लोग हैं जो उस कृषि भूमि पर अपना श्रमदान दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि उस भूमि पर 4 व्यक्ति ही पर्याप्त है। शेष जो 4 व्यक्ति उसमें अपना श्रमदान दे रहे हैं, उनकी सीमांत उत्पादकता 0 है। यानी अगर वो चारों व्यक्ति कल को उनकी अपनी नौकरी हो जाए, सरकारी नौकरी या निजी नौकरी में, या कोई अपना व्यवसाय करें या किसी दूसरे शहर में रोजगार के लिए चले जाएं, तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। जबकि परिवार के बड़े सदस्य को यह लग रहा था कि पिछले वर्ष मानसून में तो हम लोगों ने क्या है, 8 लोग मिल करके जो है 500 मन धान उगाए थे। इस वर्ष भी वही उम्मीद थी, लेकिन इस वर्ष तो 4 लोग हैं ही नहीं। वो बेचारे डरे हुए थे, पता नहीं इस बार उत्पादन कम होगा। लेकिन जब 4 व्यक्तियों के न होने के बावजूद जब देखा गया तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आई, तब वो कह बैठे कि नहीं, लगता है कि उन 4 लोगों की कोई आवश्यकता इस कृषि भूमि पर नहीं थी, और उनकी सीमांत उत्पादकता जो है वो 0 थी। तो इस तरह से आपको पता होगा, भारतीय ग्रामीण समाज में चूंकि रोजगार का समुचित अवसर नहीं है, तो न चाहते हुए भी लोग अपने खेतों में अपना श्रमदान देते हैं, सहयोग करते हैं। वैसे उनकी कोई उपयोगिता वहां नहीं है। तो इससे क्या होता है, जितना उत्पादन होता है, अगर मान लीजिए 500 मन धान हुआ और उसको 8 लोगों में बांट दिया गया, तो एक व्यक्ति पर 40 मन धान ही तो हुआ। लेकिन अगर वो 4 व्यक्ति ही मिलकर के अगर खेती कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति को लगभग 125 मन धान मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सबसे पहला हमने क्या बताया कि भारतीय कृषि जो है ना, भारतीय कृषि हम लोग पढ़ ले रहे हैं आज, भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां। भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां। तो मैंने क्या बताया आपको कि विद्वानों के अनुसार आज हमारे देश में कृषि व्यवस्था के समक्ष कई ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जो या तो संरचनात्मक या संस्थागत प्रकृति के हैं। तो जिसमें मैंने बताया संस्थागत या संरचनात्मक चुनौतियों में इसको हम लोग 2 उप भागों में विभाजित कर लेंगे, है ना। दूसरा हमने क्या बताया, पारिस्थितिक या पर्यावरणीय चुनौतियां। तीसरा हम लोग देख लेंगे आर्थिक चुनौतियां। अभी हम लोग आर्थिक चुनौतियों में भी देखेंगे, इसको कई उप श्रेणियों में विभाजित कर लेंगे। और अंत में इन तीनों के अलावा अंत में देख लेंगे विपणन और अवसंरचनात्मक चुनौतियां। विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन एवं अवसंरचनात्मक चुनौतियां। अब देखिएगा कि जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग देख रहे थे क्या कि ये जो है ना,
भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां हैं, इनमें अगर हम लोगों ने देखना शुरू किया तो सबसे पहले आपसे, है ना, मैंने चर्चा किया संरचनात्मक चुनौतियों के बारे में। तो संरचनात्मक चुनौतियों को हम लोगों ने, है ना, दो भागों में उप विभाजित कर दिया था। सबसे पहले देखा कि भाई कृषि भूमि का विभाजन और कृषि जोत का छोटा आकार। दूसरा मैंने क्या बताया आपसे? दूसरा मैंने बताया आपको कि कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी या उसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो देखिएगा कि कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी भी आप देखिएगा कृषि के लिए एक समस्या, क्योंकि भारत में जो बढ़ती जनसंख्या है उसके पास जब रोजगार का कोई साधन नहीं बचता तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि है, कृषि भूमि, उसी पर किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होने का प्रयास करता है। इससे क्या होता है, हमारे कृषि भूमि पर आवश्यकता से अधिक बोझ है और उस कृषि क्षेत्र में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो बहुत बड़ा कारण है और वो भारतीय कृषि का समुचित विकास न होने में एक बहुत बड़ा कारक है। उसके ऊपर हमने बताया कृषि भूमि का विभाजन। भारतीय समाज में एक सामाजिक परंपरा है कि पैतृक भूमि का जब विभाजन होता है तो संपत्ति के रूप में एक पिता के अगर 3-4 पुत्र हैं तो पिता के बाद जब पैतृक संपत्ति का विभाजन या फिर उसके बाद उनके बच्चों में उप विभाजन होता है तो भूमि भी साथ साथ, है ना, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ती चली जाती है। इससे क्या है, भारत में कृषि जोत का आकार लगातार छोटा होता गया। इससे क्या हो रहा है, छोटे छोटे आकार में जब खेत होंगे तो उस पर बड़े पैमाने पर खेती संभव नहीं है। दूसरा, जो बड़े कृषि यंत्र हैं उनका समावेश संभव नहीं है, जिससे कृषि क्षेत्र में तकनीक या तकनीकी समावेश संभव नहीं हो पाता। दूसरा देखिएगा कि पारिस्थितिक या पर्यावरणीय चुनौतियां। तो पारिस्थितिक और पर्यावरणीय चुनौतियां क्या है भाई? तो देखिएगा कि इस पर भी अगर हम देख लें तो आप देखेंगे कि इसमें भी है मॉनसून पर निर्भरता या अत्यधिक निर्भरता कीजिए, ज्यादा अच्छा सब है ना, मॉनसून पर अत्यधिक निर्भरता। ठीक है, और फिर क्या है, दूसरा है मृदा क्षरण की समस्या। देखिएगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भारतीय कृषि योग्य जो भूमि है, यानी जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं, उनका केवल 55% भाग पर ही, 55% क्या है, जो नेट सोन एरिया है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं, उसी पर कृत्रिम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी शेष कृषि भूमि को, यानी शेष लगभग 45 से 46% कृषि भूमि को, है ना, सिंचाई के लिए मानसून पर आश्रित रहना पड़ता है। और अगर मानसून सही समय पर नहीं आया, अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में हमारी कृषि व्यवस्था जो है बुरी तरह से प्रभावित होती है। ठीक है ना। दूसरा है
मृदा संरक्षण, मृदा क्षरण की समस्या। हम जानते हैं कि भारतीय कृषि भूमि पर जरूरत से ज्यादा दबाव है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, वो ये कि हम सब जानते हैं कि देश में जो कृषि भूमि है वो तो सीमित है। कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि जो नेट सोन एरिया है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र है, अब उसमें वृद्धि संभव नहीं, बल्कि समय समय पर वो घट रहा है। आप कहेंगे कैसे? तो जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें और अधिक अनाज की आवश्यकता है, लेकिन दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या के आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो खेत खलिहान है उन्हीं को भर भर के घर बनाया जा रहा है। स्वाभाविक है, कृषि योग्य भूमि लगातार सिमट रहा है। ऐसे में हमारे कृषि भूमि पर जरूरत से ज्यादा दबाव है, अधिक से अधिक उत्पादन लेने की बाध्यता है हमारे किसान भाइयों के समक्ष। स्वाभाविक तौर पर वो अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए बेतहाशा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का और जो मिट्टी की पोषकता को बढ़ाने वाले जो अन्य दूसरे रसायन हैं उनका बेतहाशा रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इससे जो मिट्टी की संरचना है वो खराब हो रही है, उससे उसकी उत्पादकता खराब हो रही है। उत्पादन संबंधी जो मैंने क्या उत्पादित अनाज की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। और तो और जब ये अनाज मनुष्य या दूसरे जीव जंतु आहार के रूप में लेते हैं तो आहार श्रृंखला के द्वारा ये हमारे शरीर को भी अंदर से बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो ये आप देखेंगे पारिस्थितिक और पर्यावरणीय चुनौतियों में, है ना, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता और मृदा क्षरण की समस्या, ये दो गंभीर समस्या है। इसके अलावा एक आप और लिख सकते हैं, भूजल का अत्यधिक दोहन। आपको पता ही है कि भारत में, उत्तर भारत को अगर छोड़ दीजिए, उत्तर भारत में विभिन्न नदियों से नहरें निकाली गई हैं, इसके बावजूद उत्तर भारत में भी आप देखिएगा भूगर्भिक जल का प्रयोग ट्यूबवेल से किया जाता है। खास करके देखिएगा पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्र, राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है वो क्षेत्र भूजल के जबरदस्त दोहन का शिकार होता जा रहा है। अब वहां अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत बहुत नीचे चला जा रहा है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं, फलस्वरूप कृत्रिम सिंचाई की सुविधा का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जहां नहरों के द्वारा या दूसरे अन्य सिंचाई के साधनों के द्वारा सिंचाई होती, वहां तो चीनी स्थिति थोड़ी सामान्य है, लेकिन अब देखिएगा जो भूजल का जबरदस्त दोहन किया जा रहा है वो एक गंभीर चुनौती है। ठीक है ना? अगला आ जाए, अब हम लोग देख लेते हैं आर्थिक चुनौतियों के बारे में कि भारतीय कृषि के समक्ष क्या आर्थिक चुनौतियां हैं। आप सबको पता है भारत में जो ग्रामीण समाज है हमारा, वहां हमारे अधिकांश कृषि, हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे ना कि भारतीय कृषि के समक्ष एक गंभीर समस्या है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की। और हमने बताया था कि आज हमारे देश में जो उपलब्ध संसाधन है उसका 75% धन सिर्फ 10% लोगों के पास है, और हमारे देश का जो 50% जनसंख्या है वो केवल 5% संसाधनों पर जीवन यापन करने के लिए बाध्य है। ग्रामीण क्षेत्र में
कृषि को अपनी जीविका बनाने वाले अधिकांश किसान भाई गरीब हैं। और अब देखिएगा कि अधिकांश मामले में यह देखा जाता है कि जमीन का पट्टा उनके पास नहीं, खास करके झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार का दक्षिणी इलाका, इन क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा के समय से ही आम आदमी के जमीन का पट्टा जमींदारों के पास है। अब उनसे उनके जमीन का पट्टा वापस मांगा जाता है तो वो देने से इनकार करते हैं। यही तो कारण था कि भारत में खास करके इन इलाकों में जहां मैंने बताया माओवाद बड़े पैमाने पर फल फूल रहा था। तो देखिएगा क्या है कि चूंकि जमीन का पट्टा उन किसानों के पास नहीं है, बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं या आप कह सकते हैं संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं, वो उनको ऋण देने से मना करती है क्योंकि उनके जमीन का पर्चा उनके पास नहीं, पट्टा उनके पास नहीं। फलस्वरूप वो अपने खेती समय के लिए या कृषि कार्य के लिए आप देखिएगा जो उन्नत किस्म के बीज हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनके लिए उनको महाजनों से और साहूकारों से और स्थानीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है, जो ऊंचे ब्याज दर पर उनको ऋण देते हैं और एक तरह से परोक्ष रूप से इनका शोषण ही करते हैं। तो वित्तीय अभाव के कारण हमारा जो किसान है वो निश्चित समय सीमा में अपने खेत में अच्छे किस्म के बीज, है ना, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग नहीं कर पाता। फलस्वरूप या करता भी है तो थोड़े से ऋण ले पाता है और थोड़ी भूमि पर ही वो खेती कार्य कर पाता है। एक बहुत बड़ा कारण है क्या? आर्थिक चुनौतियां। और आर्थिक चुनौतियों में अगर आप देखिएगा तो ऋणग्रस्तता की समस्या मैंने बताया, दूसरा निवेश, पहला आप लिख लीजिएगा ऋणग्रस्तता की समस्या, ऋणग्रस्तता की समस्या, और दूसरी समस्या जो है वो क्या है भाई? पर्याप्त निवेश का अभाव, पर्याप्त निवेश का अभाव। कई बार उनके पास खेत है पर्याप्त, लेकिन उस खेत में खेती करने के लिए जो पूंजी चाहिए वो उनके पास नहीं है। यही कारण है कि वो समूची कृषि भूमि पर खेती नहीं कर पाते और क्षमता होने के बावजूद वो पर्याप्त उपज नहीं ले पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में किसान। इसके अलावा देखिएगा विपणन और अवसंरचनात्मक चुनौतियां, ये क्या है भाई? ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे देश में किसान जो है अच्छे मानसून के समय में पूरे परिवार के साथ, है ना, जी तोड़ मेहनत किया और उसका परिणाम भी सामने आया, फसल काफी अच्छी हुई। कई बार बम्पर फसल होने के कारण बाजार में उन उत्पादों की कीमत ऊंची नहीं हो पाती, नंबर एक। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ, अब ग्रामीण स्तर पर कोई संस्थागत बाजार या विपणन व्यवस्था नहीं है। किसान भाइयों को फिर शहरों में जो सरकार के कृषि केंद्र हैं वहां जाकर के अपना अनाज बेचना पड़ता है। कई बार उनके लिए उनके पास यातायात के साधनों का अभाव रहता है, अनाज खराब ना हो जाए इसलिए वह स्थानीय व्यापारियों को या बिचौलियों को औने पौने दाम में बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। अगर सरकार ग्रामीण किसानों को स्थानीय स्तर पर ही विपणन यानी मार्केटिंग की अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दे तो इससे किसान को पर्याप्त मूल्य मिल पाएगा उस अनाज का। दूसरा देखिएगा,
हमारे देश में उत्पादन तो होता है, लेकिन इस उत्पादित अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए या जो भंडारण गृह होना चाहिए, ये पर्याप्त संख्या में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है कि लोग चाहते हैं कि हमें, हमारे घर में तो रहने के लिए जगह है नहीं, अनाज बारिश में और दूसरे मौसम में वो खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको बेच कर निकाल दो। और इसी कारण वो स्थानीय बाजार में ही उसको बेच देता है, जहां उसको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। अगर शहरों में ले जा करके बेच पाता या भंडारण गृह की सुविधा सरकार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराती, तो वो तब तक उसको नहीं बेचता जब तक उसको ऊंचा मूल्य नहीं मिले। क्लियर है ना? तो ये भारतीय कृषि के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां हैं। और अंतिम चुनौती एक और भी है कि भारत में कई बार देखिएगा बाढ़ है, सूखा है, या अत्यधिक तापमान बढ़ जाने के कारण कई बार क्या पर्याप्त और समुचित मात्रा में फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ये सब कारण है किसके भाई? भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां। तो मैंने तो आपको यहां बताया, लेकिन जैसे मेरी क्या है, पढ़ाने के का एक टेक्निक है कह लीजिए, या पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं जो आपको बताता हूं उसको पीपीटी के रूप में भी कन्वर्ट कर देता हूं, ताकि आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिएगा यहां पर मैंने आपकी सुविधा के लिए उनको लिखा है कि भारतीय कृषि के समक्ष, है ना, आने वाली प्रमुख समस्याओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। हमने पहला क्या बताया था, आप स्वयं देखिए। पहले मैंने बताया था आपको कि संरचनात्मक और संस्थागत समस्याएं या चुनौतियां, तो छोटी और सीमांत जोतें हैं। और मैंने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि और भूमि के विभाजन के कारण कृषि जोतों का आकार लगातार छोटा हो रहा है। इससे आधुनिक मशीनों का उपयोग, जो बड़े कृषि यंत्र हैं, उसका उपयोग खेतों में नहीं हो पाता, और आप देखिएगा बड़े पैमाने पर खेती करना मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक बहुत बड़ी, है ना, चुनौती ये है कि हमारे देश के, आप स्वयं देखिएगा, हमारे देश के 86% किसानों के पास, 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम क्या है, कृषि भूमि उपलब्ध है। और ये कितना है तो याद रखिएगा, ये 2 हेक्टेयर से कम, अगर अभी नवीनतम इसको आंकड़ों के साथ समायोजित किया जाए तो 1.08 हेक्टेयर, यानी 86% किसानों के पास 1.08 यानी 0.8 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध है, 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि उपलब्ध है। दूसरा मैंने बताया ही था आपको, छिपी हुई बेरोजगारी है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। बताया था ना कि अगर 8 लोग लगे हुए हैं और 500 मन धान हो रहा है, तो एक व्यक्ति पर कितना पड़ा, 40 मन धान। लेकिन अगर 4 ही लोग लगे हुए हैं तो एक व्यक्ति को 125 मन धान मिलेगा। स्वाभाविक है कि कृषि क्षेत्र में दबाव कम होगा और प्रति व्यक्ति लाभ भी ज्यादा होगा। दूसरा मैंने बताया था आपको प्राकृतिक और, है ना, पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में। और पहला बताया था कि मानसून पर निर्भरता। और मैंने आपको एक आंकड़ा भी बताया था, जो कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि हमारे देश में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, उसके केवल 55% भूमि पर कृत्रिम सिंचाई की सुविधा है। शेष 45% भूमि पर, है ना, सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं है। उनको मानसून से होने वाली वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो हम लोग मानसून पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा हमने बताया था जल संकट और भू जल दोहन, सिंचाई के पर्याप्त साधनों की कमी और कुछ राज्यों में अत्यधिक भू जल दोहन जो हो रहा है, ये भविष्य के प्रति हमें गंभीर संकट के लिए आहत कर रहा है, हमें आगाह कर रहा है कि हमें इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। इसके बाद मैंने तीसरा बता दिया था कि मिट्टी का स्वास्थ्य और संरचना। हम आज हमारे कृषि भूमि पर जरूरत से ज्यादा दबाव है अधिक उत्पादन के लिए।
हमारे किसान भाई अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या करते हैं, उस मिट्टी पर अधिक उपज लेने के लिए जरूरत से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना खराब हो रही है। कई बार किसान बहुत पढ़े लिखे नहीं होने के कारण क्या होता है, इस बारिश के मौसम में वो खेती नहीं करते हैं, खेत खुला हुआ रहता है। अगर उस पर केवल हम लोग घास ही लगा दें या मवेशियों के लिए चारा ही लगा दें तो क्या होगा, वो जो पौधे हैं मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, वर्षा में वो मिट्टी नहीं बहेगी। और आपको जब मैंने भारत की मिट्टियों के बारे में बताया था तो बताया था ना कि ऊपर की 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर जो मिट्टी ऊपर होती है मोटी, वो कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसके निर्माण में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन जब बहना होता है, बारिश की तेज बौछार में वो बहकर निकल जाती है। इससे क्या होगा, खेतों की उर्वरता प्रभावित होती है। इसके अलावा अगला मैंने आपको बताया था क्या, कि अगला बताया था आर्थिक और वित्तीय समस्याएं, कि हमारे देश में जो किसान भाई हैं वो खेती के समय में अपने खेतों में अच्छे किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि को खरीदने के लिए, है ना, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। भूमि संबंधी कारणों के चलते संस्थागत जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनको ऋण नहीं देती। फलस्वरूप वो स्थानीय साहूकारों और महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य होते हैं, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनका शोषण करते हैं। और एक बार ऋण जाल में अगर वो फंस गए तो उससे उबरना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा था निवेश का भाव। किसानों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, इसलिए खेतों में निवेश नहीं कर पाते। फलस्वरूप उसका बेहतर क्या है, रिटर्न नहीं मिल पाता उनको। और उसके बाद जैसा मैंने बताया आपको कि विपणन और अवसंरचनात्मक समस्याएं हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या है बिचौलियों का वर्चस्व। देखिए मैंने बताया था, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि संगठित बाजार और कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज स्थानीय व्यापारियों या बिचौलियों को औने पौने दाम में बेचना, है ना, पड़ जाता है। बेचना ना पड़ जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद मूल्य अस्थिरता। कभी कभी हमने बताया कि बम्पर उत्पादन होने के कारण क्या होता है ना, उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो देखिएगा जब बाजार में जितनी मांग है उसकी तुलना में जब पूर्ति बढ़ जाती है तो मूल्य अपने आप घट जाता है। अगर ये भंडारण की व्यवस्था होती, स्थानीय स्तर पर सरकार किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज को खरीदने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था कर पाती तो किसान भाइयों को पर्याप्त मूल्य मिल पाता। लेकिन उनको लगता है कि हमारे पास इस विशाल अनाज को रखने के लिए कोई अपना घर भी नहीं है और वो निश्चित तापमान पर हम इस अनाज को सुरक्षित रख भी नहीं सकते। फलस्वरूप वो क्या करते हैं भाई, वो इसको जल्दी से जल्दी बेच करके निकाल देना पसंद करते हैं। और होता क्या है कि जब स्थानीय बाजार में, गांव के बाजार में सभी किसान अपने द्वारा, है ना, उस फसल विशेष में, है ना, या उस ऋतु विशेष में जो फसल वो उगा करके लाते हैं बेचने के लिए, तो सभी किसानों के पास लगभग लगभग वही अनाज होता है। तो बाजार में जितनी मांग है उसकी तुलना में पूर्ति बढ़ जाती है। गांव का बाजार वैसे भी छोटा होता है, तो मांग की तुलना में पूर्ति बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। फलस्वरूप किसान भाइयों को कम मूल्य पर ही अपना सामान बेचने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। और अंत में मैंने क्या बताया, अंत में बताया आपको कि हमारे देश में जो पर्यावरण संबंधी समस्या है ना, ये भी एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। जैसे कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि हुई, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया। तो इन सब कारणों से आप देखिएगा हमारे देश में
जो कृषि है वो कम या अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। तो ये जो हमने बताया आपसे वो भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां हैं, ठीक है ना। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, कल हम लोग पढ़ लेंगे, इससे भी इंपॉर्टेंट वो चैप्टर होगा, कृषि से संबंधित होगा, लेकिन वो लास्ट चैप्टर होगा कि भारत में जो कृषि संबंधी समस्याएं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान करने के लिए सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर के क्या कदम उठा रही है, कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार इन योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये कल हम लोग पढ़ करके इस टॉपिक को समाप्त कर दें, ठीक है ना। और फिर जैसा मैंने बताया था, हम लोग प्रश्नोत्तर पर आएंगे। विशेष करके आप देखिएगा, ये जो हम लोग कोर्स चला रहे हैं वो 72वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके, तो उसी संबंध में कल से हम लोग जितना टॉपिक पढ़ लिए हैं, चाहे वो भारत का भूगोल हो या बिहार का भूगोल हो, उससे संबंधित सारे प्रश्न हम लोग करते चलेंगे। चूंकि बिहार का भूगोल हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो बिहार के भूगोल से संबंधित हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपके लिए भी अच्छा होगा, आप पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप करके देखिएगा कितना क्वेश्चन आपसे होता है, और पढ़ने के क्रम में है तो आप सीखने का प्रयास करेंगे हम कितना क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। और अंत में फिर से आपसे वो निवेदन कि इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक मित्रों को साझा कीजिए, ताकि वो सहयोग से अपना भी बेहतरीन तैयारी सुनिश्चित कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।